बहुत बहुत नमस्कार क्लास 11th के स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज यह 11th का केमिस्ट्री का पहला क्लास है और यहां पर केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आज हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये पहला वीडियो है। आज से जितने सारे क्लास 11th के स्टूडेंट हैं सारे जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होने वाला है और डेली क्लास चलने वाला है केमिस्ट्री का। और 11th का ही नहीं भाई, 12th का भी चलने वाला, 11 12 दोनों का चलने वाला है। तो जितने सारे 11th और 12th के स्टूडेंट हैं जुड़ जाइए, क्योंकि अब से क्लास स्टार्ट हो गया है। जी हां, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो भाई साहब, आज से हमारा केमिस्ट्री क्लास 11th का भी और कल से हम क्लास 12th का भी केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो जितने सारे बच्चे हैं, जितने सारे आपके दोस्त हैं, सारे को जरूर बताएं कि केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं इस बैच के बारे में कि इस बैच में ना आपका पूरा केमिस्ट्री में कंप्लीट करवाने वाला हूं और उसके साथ साथ पूरा फ्री, यूट्यूब पर पूरा फ्री होने वाला है। और जैसे ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम लाइव आकर सारा क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, जो क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, सीयूईटी में जो क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भाई साहब यहां जो है ना, आपको नोट्स भी मिलेगा। जैसे मैंने ये करवा दिया, आज चैप्टर मैंने मतलब आज जो भी करवाया है और ये चैप्टर जो भी कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में, तो उसके बाद जो है ना आपको नोट्स भी दिया जाएगा। तो हर एक चीज यहां पर मिलेगा और जी हाँ, सब कुछ मिलने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इतने अच्छे से पढ़ाएंगे ना, आपके ब्रेन में ठोक देंगे। मेन बात मैं यही कहता हूं, ठीक है। भले भाई साहब आप नहीं पढ़ो, ये आपकी गलती है, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊं कि आपके ब्रेन में फिट हो जाए, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि जो उनके टीचर पढ़ाए, जो भी चीज पढ़ाए वो उसको समझ आ जाए, ठीक है। तो भाई मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाए वो सारी बातें। इस बात की गारंटी है कि जो आप यहां पर पढ़ोगे वो सारा चीज समझ में आएगा। और आज से भाई टारगेट बना लो कि मेरे को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। जो गलती आप क्लास 10th में किए हो वो गलती को भूल जाओ, है ना। वो गलती भूल जाओ कि भाई हमने जो क्लास 10th में किया वो भूल जाओ, क्योंकि जो अब बीत गया तो वो तो आप सही कर नहीं सकते। जो बीत गया वो आप सही कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपका क्लास 10th का एग्जाम अच्छा नहीं गया, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको इतना अच्छे से टारगेट बनाना है क्लास 11th के लिए कि नहीं भाई, क्लास 11th और 12th में हमको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है और बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। और प्लस में अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां से हमको मतलब आपको कर लेना है पक्का कि भाई हमको करना ही है, करना है। जो गलती हमने क्लास 10th में किया है वो गलती मैं इस बार नहीं दोहराने वाला हूं। तो इस बात को ना पक्का एकदम जुनून बना लो कि एकदम टारगेट कर लो कि नहीं, इस बार कोई गलती नहीं होना है, ठीक है। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। जितना सर पढ़ाए उतना पढ़ेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, उसका नोट्स वगैरह बना लेंगे, बार बार रिवाइज करते जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर इतना आप करते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। मैं भी ऐसा ही करता था भाई, मैं जो भी टीचर पढ़ाए वो पढ़ लिया बढ़िया से और बार बार उसका प्रैक्टिस करते रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे और बार बार रिवीजन करते रहे। रिवीजन मेन चीज होता है, रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर ये दोनों चीज आप बहुत अच्छे से करते हो तो फिर भाई फिर दिक्कत किस चीज की है। फिर आप बहाना लगाओगे, ये कर रहे हो, ये नहीं हो रहा सर, बहाना आप लगा रहे हो। अगर ये दो चीज कर लिए ना, जो टीचर आपके पढ़ाए वो पढ़ लिए बढ़िया से और उसको बार बार रिवाइज करके बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर ये इतना चीज कर रहे हो, बस आपको दिक्कत किस बात की है, आपको जो सब कुछ आ ही जाएगा। ऐसे में मैं भी ऐसा ही करके यहां तक पहुंचा हूं, तो ये जरूर करे। और जो गलती आपने क्लास 10th में की है वो गलती यहां पर नहीं दोहराए, और जो हो गया सो हो गया, अब उसको नहीं, अब उस पर जो है आप क्या करोगे, उसको सोच सोच के बार बार अपना फिर आगे का भविष्य खराब करोगे। कुछ सोचना नहीं है, बोर्ड एग्जाम गया गड़बड़, छोड़ दीजिए। अब इधर आप प्रिपरेशन के लिए जुट जाइए हमारे साथ क्लास 11th के लिए और बढ़िया ढंग से अब स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। आई होप आपने बुक वगैरह ले ली होंगी। आपको एनसीईआरटी बुक लेना है। फिलहाल में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ें, और मैं जो भी यहां पर पढ़ाने वाला हूं ट्रूली एनसीईआरटी फॉलो करने वाला हूं।
उसके अलावा अभी कुछ नहीं कराने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे नीट एग्जाम में हो, चाहे जेई एग्जाम में हो। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर लेते भाई, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में आपको करवाने वाला हूं, इस बात की गारंटी है पूरी। और ये बात का टेंशन मेरे ऊपर डालो कि पढ़ाना कैसे है, बस आप पढ़ते जाओ बढ़िया से, मैं हूं यहां पर, ठीक है। तो क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमने ये पूरा जो है मोल कंसेप्ट, इसको मोल कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे मोल कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, इस चैप्टर का नाम देते हैं, या कोई सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो जो मन है भाई वो बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैंने ये इसका पूरा चैप्टर करवा भी रखा है पिछले बैच में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नया बैच तो नया वीडियो, चलिए एकदम नया वीडियो जो रहता है वो अपडेटेड फॉर्म में रहता है, उसमें नई नई जानकारी, नया नया क्वेश्चन, नया नया मतलब लॉजिक, नया नया ट्रिक, नया नया क्वेश्चन, सब कुछ नया नया रहता है। तो अपडेटेड वर्जन में हम आपको ये चैप्टर फिर से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है, ये भाई मैं एक बार जरा ये थोड़ा लाइट जो है ना, ये थोड़ा गलत डायरेक्शन में इसको सही कर लूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना लोग बढ़िया से। आप भी पेन और नोटबुक निकाल ले और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि नोट्स मेन चीज है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर कैसे, बस हवा हवाई में आपको नहीं करना ना काम, नोट्स बना के करना है। और आइए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहला आपको हेडिंग डालना क्या है, इंपॉर्टेंट डालना क्या है, इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, केमिस्ट्री का जरूरत क्या पड़ा, और केमिस्ट्री हमारे लिए कितना महत्व रखता है। तो भाई केमिस्ट्री से ही दुनिया चल रहा है, एक तरह से बात करें तो। कैसे एग्जांपल देते हैं, देखो जितना भी मेडिसिन बनता है ना, दवा वगैरह बनता है, कहां से बन रहा है, ये जो जितना दवा उबा बनता है कैसे बनता है, केमिस्ट्री के रिएक्शन से ही तो दवा निर्माण होता है। समझ में आ रहा है, वो जो खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं, यूरिया वगैरह जो है कहां से आ रहा है, केमिस्ट्री से ही तो आ रहा है। तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे हमारा जो दवा होता है, कैंसर का दवा, एड्स का दवा, बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, उसका दवा कैसे बनता है, केमिस्ट्री के उपयोग से ही ना बनता है। अगर केमिस्ट्री नहीं रहता तो नहीं बना पाते उसको। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई केमिस्ट्री। इसको हम देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जो एनसीईआरटी में गिवन है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आपको लिखना है, ये देखो, सप्लाई ऑफ फूड। ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऐसे लिख देते हैं कि इट इज यूज्ड टू, है ना, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। ठीक है भाई, केमिस्ट्री के उपयोग से हम फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, समझ में आया। केमिस्ट्री के उपयोग से हम फर्टिलाइजर को जो हम लोग खेत में डालते हैं, उससे जो है हम लोग केमिस्ट्री के उपयोग से ही तो फर्टिलाइजर वगैरह बना रहे हैं। मेरी बातों को आप खोपड़ी में डाल रहे हैं। हम अभी जो है ना बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि आपको बहुत 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 कम नॉलेज है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री आपके ब्रेन में नहीं घुसती, तो मेरे पास ऐसा मूल मंत्र है कि आपके दिमाग में घुसा देंगे, इस बात को खोपड़ी में डाल लीजिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री अगर आपको समझ नहीं आती तो हम इतना बेसिक से पढ़ाएंगे, इतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपके खोपड़ी में डाल देंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। बस मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे साथ आप जब तक बने रहिएगा तभी तक तो मैं आपको बता पाऊंगा ना, ठीक है। तो जब आप ये क्लास कर रहे हैं तो पूरा क्लास करिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। वो 5 मिनट में डींगे मार के कोई चीज समझाई नहीं जा सकती, और दुनिया का कोई टीचर आपको 5 मिनट में कुछ भी समझा नहीं सकता। आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हुए हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, समय लगेगा, कोई भी चीज करने के लिए समय लगता है, समय दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो फर्टिलाइजर है ना उसको बनाने में केमिस्ट्री का उपयोग हुआ है। जैसे देखो हम आपको बताते हैं,
जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे हम आपको सबसे पहले बता दें अमोनियम अमोनियम सल्फेट। ये कुछ फर्टिलाइजर्स है जिसका फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस और SO4। ये है अमोनियम सल्फेट, ये भी एक फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। जैसे और भी हमारा फर्टिलाइजर है यूरिया, ये तो सभी लोग जानते हैं। यूरिया फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज यूरिया अपना, है ना भाई। और भी बहुत सारा होता है जैसे सोडियम नाइट्रेट, है ना। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भाई। वैसे तो होते बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में आपके गिवन है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। जो बातें एनसीईआरटी में गिवन होंगी वही बातें मैं आपसे करने वाला हूं भाई, इस बात को ब्रेन में डाल लो, ठीक है। जैसे सोडियम हमारा नाइट्रेट, ठीक है, ये भी हमारा एक फर्टिलाइजर होता है, दैट इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये सारा हमारा फर्टिलाइजर है, और जो जितने भी फर्टिलाइजर आपको मैंने दिया है, लिखा है यहां पर, जो एनसीईआरटी में गिवन है, सभी केमिस्ट्री की मदद से ही तो बनता है ना। जैसे और भी बातें हैं, जैसे मैं आपको दूसरा नंबर बता दूं, जैसे है ना, ये हमारा जो है, जैसे आपको बता देता हूं फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन का क्या मतलब हुआ यहां पर? देखो, अगर हम खाना को, फूड जो हम लोग खाते हैं, आपको पता है ना, खाते हैं खाना को, जो हम लोग खाना खा रहे होते हैं, अगर वो खाना को ऐसे ही एक दिन तक खुला छोड़ दें, तो अगर खाना को ऐसे ही एक दिन तक खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? खाना खराब हो जाएगा, उसमें से दुर्गंध आने लगेगी और वो खाने योग्य नहीं होगी, स्वाद भी खट्टा हो जाएगा और खाना में दुर्गंध आने लगेगा, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेगा, जो खाने में एकदम बहुत बेकार, भाई उसको खा नहीं सकते, उसको खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो हम कुछ ऐसे केमिकल्स जानते हैं, अगर उस केमिकल्स को उस फूड में मिला दे, उस खाना के अंदर मिला दे, तो वो खाना को ज्यादा समय तक हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ज्यादा समय तक क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और ज्यादा लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं खाने में, ठीक है। तो वो जो केमिकल उस खाना के अंदर मिलाएंगे, जिससे हम फूड को ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो केमिकल भी हमको केमिस्ट्री से ही मिलता है, केमिस्ट्री से ही हम उसका निर्माण कर सकते हैं। वी कैन फॉर्म दैट केमिकल बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, ओके, यस। तो हम जो फूड प्रिजर्वेशन, यानी खाना को प्रिजर्व करने वाला जो केमिकल होता है, वैसे होता क्या है? वो होता है हमारा सोडियम बेंजोएट, जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट होता है जो खाना को प्रिजर्व करने का काम करता है। उसका केमिकल फार्मूला होता है C6H5, ठीक है, C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यही होगा क्या? आई होप सो, ठीक है। C6H5O नेगेटिव में एक बार कंफर्म कर लूं, यही है कि कुछ और है? नहीं, C डबल बॉन्ड होगा, वेरी सॉरी फॉर दैट। अब सब कुछ सही है, बस थोड़ा फार्मूला में मिस्टेक था, ठीक है, अब सही है, ठीक है। ये है हमारा सोडियम बेंजोएट। क्या है? दिस इज कॉल्ड आवर सोडियम बेंजोएट, और ये खाना को प्रिजर्व करने का काम करता है। प्रिजर्व बोले तो व्हाट? प्रिजर्व बोले तो उसको संरक्षित करने का काम करता है, और ज्यादा लंबे समय तक हम खाना को प्रिजर्व करके, संरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सोडियम बेंजोएट नाम का केमिकल है, ये भी केमिस्ट्री से ही हम लोग को मिलता है, ठीक है। जैसे और भी सारी बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं, जैसे सैनिटाइजेशन में, सैनिटाइजेशन, ठीक है। ये जो हमारा सैनिटाइजेशन होता है, तो सैनिटाइजेशन जो सैनिटाइजर होता है, जो अभी कोविड-19 कुछ सालों पहले था ना एक्टिव, बहुत ज्यादा कोविड-19 था, जिसके वजह से हम लोग जो है बहुत ज्यादा हम लोग क्या यूज करते थे? सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहे थे। अब वो सैनिटाइजर भी तो एक केमिकल है जो क्या करता है? हमारे हाथ में जो जर्म्स रहते हैं उसको किल करता है, उसको क्या करता है? उसको मारने का काम करता है। तो वो जो हमारा सैनिटाइजर है, वो भी किस चीज से मिलके बना है? आप मेरे को ये बताओ। वो भी मिलके बना है, किस केमिकल से मिलके बना? और केमिकल कैसे बना सकते हैं? केमिस्ट्री के उपयोग से बना सकते हैं।
अगर केमिस्ट्री नहीं रहता तो हम सैनिटाइजर का निर्माण नहीं कर सकते थे, है ना। ये बात समझ में। और एक सैनिटाइजर जो है भाई, हर एक बच्चे, देखो कोई भी बच्चा है ना, वो बचपन से ही सैनिटाइजर के कांटेक्ट में रहता है। इस बात को मैं आपको बता दूं कैसे। जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसको जो पहला सुई पड़ता है, तो वो जो कॉटन, जो इस समय डॉक्टर कॉटन लेता है, वो कॉटन, और वो कॉटन ऐसे ऐसे, मतलब सुई देने से पहले ऐसे ऐसे साफ करता है उसके शरीर को, तो वो कॉटन में भी सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वहां जहां वो सिरिंज लगाएगा, जहां वो इंजेक्शन लगाएंगे, वहां का जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए, मर जाए। तो ये बच्चा जो है ना, जो भी मनुष्य होते हैं वो बचपन से ही सैनिटाइजर के कांटेक्ट में होता है। और वो सैनिटाइजर जो है वो कैसे बनता है, केमिस्ट्री के उपयोग से बनता है, ठीक है। तो जैसे हमारा समझिए, तो हमारा कोविड-19 में जो क्राइसिस हुआ था, उस समय जो सैनिटाइजर होते थे उसमें ज्यादातर नॉर्मली आइसोप्रोपाइल यूज किया जाता है, ठीक है, प्रोपेन-टू-ऑल यूज किया जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो है क्या यूज किया जाता है, एग्जांपल में यहां पे लिख देता हूं, वो यूज किया जाता है प्रोपेन-टू-ऑल, प्रोपेन-टू-ऑल। लेकिन अब क्या है ना भाई, इसको आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और पता है अभी सैनिटाइजर में जो है ना, जब कोविड क्राइसिस था उसमें भाई इथेनॉल भी भर के लेके जा रहा है भाई, तो मतलब कुछ भी भर दे रहे थे, अल्कोहल में कुछ भी भर दे रहे थे, तो वो भी काम कर रहा था। लेकिन जो एक सैनिटाइजर होता है, परफेक्ट सैनिटाइजर, वो प्रोपेन-टू-ऑल से ही बनता है, ये बात आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब और भी मैं बात बताता हूं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो भी केमिस्ट्री के उपयोग से ही बन रहा है, केमिस्ट्री से ही बन रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता नहीं सकता, क्या ही बताऊं भाई, इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा, देखिए मैं आपको बता ही देता हूं, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एक मेडिसिन का नाम है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, टैक्सोल एंड, लिख देता हूं, टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन। ये जो दवा है ना, आपको पता होना चाहिए, इस दवा का उपयोग जानते हैं, ये ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। समझ लीजिए, अगर केमिस्ट्री नहीं रहता तो ये दोनों दवा भी निर्माण नहीं हो पाता, तो कैंसर का इलाज भी नहीं था, समझ लीजिए। तो ये जो टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन नाम का दवा आता है, ये भी कितना इंपॉर्टेंट दवा है कैंसर का, क्योंकि घातक बीमारी के उपयोग में इसको लाया जा रहा है, घातक बीमारी के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जा रहा है। और बताइए, अगर केमिस्ट्री का हम लोग उपयोग नहीं करते, तो अगर केमिस्ट्री नहीं रहता तो ये हम लोग दवा भी नहीं बना पाते। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए केमिस्ट्री। तो टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन जो है, ये किसमें यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के डिजीज में जो है इसका उपयोग किया जाता है, टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन। और एक और जो दवा है वो तो और घातक बीमारी में वो इसका उपयोग होता है, दैट इज AZT। क्या नाम है, AZT। इसको हम बोलते हैं एजाइडोथाइमिडीन। क्या बोलते हैं, एजाइडोथाइमिडीन। इस दवा का नाम है एजाइडोथाइमिडीन। ये जो दवा है, इसका उपयोग जो है, जानते हैं, मतलब एड्स जो बीमारी होता है ना, एड्स के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। यानी मैं लिखूंगा यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे इस बात को। तो आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का कितना उपयोग है भाई, समझ में आ रहा है। जैसे एक और है, बहुत सारी है, लेकिन मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जैसे जो भी फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर से एक बहुत ही खतरनाक गैस निकलती है जो ओजोन होल क्रिएट करती है, ओजोन डिप्लेशन क्रिएट करती है, दैट इज CFCS गैस, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत है, उसमें छेद कर देता है। और छेद करने से क्या होगा भाई, तो जो सन से जो है ना, सन से जो यूवी रेज निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेज,
पैरावैगनिक किरण जो निकल रही होती है सूर्य से, वो तो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आती, क्योंकि वहां पर ओजोन लेयर है जो रोकती है उस यूवी रेज को धरती पर डायरेक्ट आने पर। अगर उस ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा तो जो सूर्य से हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज है वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, और वो जो है ना, वो अल्ट्रा वायलेट रेज इतना खतरनाक होता है कि वो कैंसर क्रिएट करता है। क्या करता है? वो जो है स्किन कैंसर होता है। अगर यूवी रेज किसी के बॉडी पर पड़ा डायरेक्ट तो वो क्या होगा? कैंसर क्रिएट करेगा, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर बना मतलब हो जाता है। तो ये कितना घातक चीज होता है। तो यहां पर जो है ना, रेफ्रिजरेटर में जो है अब वो गैस के जगह पे सेफर अल्टरनेटिव्स पर जो है हम लोग गैस भरते हैं, ताकि यहां पर जो है ये ओजोन होल नहीं क्रिएट हो और बढ़िया से जो है हम लोग यूवी रेज से बचे रहे। तो भाई अगर केमिस्ट्री नहीं रहता तो ये सारा चीज नहीं रहता। तो समझ सकते हैं कि हाउ मच केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो इन सारी बातों को पहले नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी से आप इन सारी बातों को नोट कर ले भाई ये। ठीक है, अब अगर आप इसको नोट करेंगे उसके बाद हम मैटर की ओर चलते हैं। मैटर वो मैटर नहीं जो हम लोग जो है दोस्त को कॉल करते हैं, भाई मैटर हो गया आ जाओ, ठीक है, लड़के लोग घुस गए हैं जल्दी आओ, तो वो मैटर नहीं भाई, ये दूसरा मैटर है यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। अब हम बताते हैं कि मैटर क्या होता है। जरा पानी ले आइए, तो जरा गला सूख जाता है भाई। उधर से चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए। तो आप जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए, आई होप आपने नोट करा होगा। और आज से जो है हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। डेली क्लास अटेंड करें। अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हैं तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और भाई साहब सारा कुछ यहां से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इतना बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं कि हर एक बच्चा यहां से समझ के जाएगा, तो ये परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं जरा पानी पी लूं। उसके बाद हम बात करते हैं, आ जाइए। नहीं अब नहीं चाहिए, अब थोड़ी देर के बाद चाहिए। चलिए भाई, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मेन चीज है ना, नोट्स बनाते रहिए, मेन चीज यही है। नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करके जब चैप्टर क्लोज हो जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एक बार मैं देख लूं वीडियो सही से चल रहा है। हाँ, वीडियो तो झकाझक चल रहा है, मक्खन की तरह। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे मैटर क्या होता है भाई। ठीक है, हम लोग बहुत आराम से चलेंगे क्योंकि हम लोग के पास बहुत समय है। लेकिन समय क्या रहेगा, हम लोग को बहुत सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, आराम से चलेंगे लेकिन समझाते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। वो मैटर की बात नहीं कर रहा कि ए लौंडे घुस गए हैं जल्दी आओ, लड़के लोग घुस गए हैं जल्दी आओ, तो वो मैटर नहीं है। ये यहाँ पर दूसरा मैटर है। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। तो क्या होता है भाई बताइए। तो मैं लिखूंगा एनीथिंग, है ना, आप लोग भी बढ़िया से लिखते जाइए। एनीथिंग that has, ऐसे नहीं लिखूंगा, anything anything occupies a space, anything occupies a space and has some mass or volume is known as मैटर। ओके भाई, मैटर ये वाला मैटर की बात हो रही है ना, समझ में आया? वो मैटर नहीं जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि लड़के लोग घुस गए बंदे लेके आ जाओ, है ना। तो मैटर का मतलब होता है कि ऐसा चीज, ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जिसका कुछ ना कुछ आयतन हो, और वो अगर हम उसको इस यहां पे रख दें तो वो कुछ ना कुछ जगह छेके। ठीक है, जैसे देखो भाई, ये मैं अगर यहां पर इसको रखता हूं तो ये देखो, ये कुछ ना कुछ जगह झेक रही है, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, यही तो मैटर है। बहुत इजी है भाई, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। और ये देखो भाई, मैटर जो होते हैं ना, मैटर के होते हैं 3 प्रकार।
कितने होते हैं? 3 प्रकार। लेकिन यहां पर अभी कुछ होशियार बच्चे बैठे होंगे जो मेरे को कहेंगे सर 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 मेटल के तो 5 प्रकार होते हैं, आप गलत पढ़ा रहे हो। तो चलो भाई, मैटर के 5 प्रकार होते हैं, मैं बता देता हूं क्या क्या। चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, इधर चौथा बता दूंगा, और भैया इधर 5वां भी बता दूंगा। ठीक है, क्या क्या है आइए बारी बारी से देखते हैं। पहला तो सॉलिड होता है, ठोस। ठीक है, दूसरा हमारा लिक्विड, तीसरा हमारा गैस, गैसेस, चौथा हमारा होता है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, उसका अगला होता है बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, बीईसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, आइए बारी बारी से सबको परिभाषित करते हैं, बारी बारी से इसका डेफिनेशन देखते हैं और बढ़िया से देखते हैं। ये सब क्लास 9 में जो आपने पढ़ा होगा बढ़िया से। सॉलिड क्या होता है? देखो, ठोस क्या होता है? देखो, सॉलिड वो होते हैं जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा which have fixed shape and volume, fixed shape and volume। ठीक है, मतलब क्या कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे ये देखो, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है और इसका शेप भी फिक्स्ड है। क्या इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज होगा ना, जब तक इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका जो मतलब हमारा शेप है वो फिक्स, मतलब जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इसका जो है शेप चेंज नहीं होगा। तो भाई सॉलिड जो है ना उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और उसका शेप भी फिक्स होता है। ठीक है, वॉल्यूम उसका, देखो मान लो इसका कोई भी सॉलिड ले लो, उसका वॉल्यूम जो है ना जितना रहेगा उतना ही रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। इस बात को तो सभी लोग जानते हैं। चलिए, इसमें कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दैट इज हमारा नेक्स्ट, हमारा लिक्विड क्या होता है? देखो भाई, इसमें मैं लिखूंगा which have not fixed वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो फिक्स होता है। which have not fixed shape but fixed वॉल्यूम। ठीक है, समझ लो भाई, इस बात को मैं भी समझा देता हूं। देखो, लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड वो होते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे ये देख लो, ये देखो, मैंने इसमें पानी डाल रखा है इस बोर्ड को मिटाने के लिए। अभी ये सिलेंड्रिकल टाइप में अभी है तो सिलेंड्रिकल जैसा शेप ले लिया है। अब इसी पानी को ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। इसी पानी को हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे तो टेस्ट ट्यूब का शेप ले लेगा। बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा। तो जिस चीज में इस पानी को डालूंगा उस चीज का शेप ले लेगा। तो क्या जो लिक्विड होते हैं, जो द्रव होते हैं, क्या उनका शेप फिक्स होता है? शेप फिक्स नहीं होता। जिस चीज में इसको डालेंगे उस चीज का शेप ले लेता है। तो यहां पर हम क्या जाने कि जो भी लिक्विड होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अभी देखो, ये देखो, इसका वॉल्यूम अभी इतना है, तो क्या मैं किसी और कंटेनर में इसको रखूंगा तो वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा? बढ़ेगा वॉल्यूम? नहीं ना बढ़ेगा, नहीं ना बढ़ेगा जी। तो वॉल्यूम भी इसका क्या होता है? फिक्स होता है। अभी इसका वॉल्यूम इतना अगर है तो हम लोग किसी और कंटेनर में रखेंगे तो इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा नहीं। ठीक है, तो जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे उसका शेप ले लेता है। चलिए, बहुत आराम आराम से चल रहा है। लेकिन गैसेस की बात करें तो उनका ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। मैं लिखूंगा which have neither fixed shape nor fixed volume। क्या बोला भाई? मैंने बोला कि जो गैसेस होते हैं उनका तो ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उसका शेप फिक्स होता है। आओ इसकी बात मैं करता हूं। जैसे अभी ये हमारा रूम है जहां पर मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या किया, मान लो ये अभी बोर्ड मिटाने वाला नहीं होता। अगर मान लो ये परफ्यूम होता, मैंने इसको मारा ऐसे,
तो क्या हुआ, पहले इतने वॉल्यूम में ये अभी है, अभी तुम देख लो भाई, अभी मैं समझा के ही दम मानता हूं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत बच्चे हमारे यहाँ पर बहुत टाइप के होते हैं। कोई बहुत होशियार होते हैं बच्चे जो कि एक बार में ही समझ जाते हैं, कोई मॉडरेट बच्चे होते हैं जिनको एक दो बार में समझ आ जाती है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं दो तो वो समझते ही नहीं है, और फिर वही बच्चे कमजोर हो जाते हैं आगे चल के। तो मेरे क्लास अगर आप कर रहे हो, अगर मेरा क्लास कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। अभी देखो यहाँ पर ये जो लिक्विड है इसके अंदर अभी इतना में ही भरा हुआ है ना, इसका वॉल्यूम अभी इतना ही है। लेकिन अगर ये परफ्यूम होता, अगर मैं इसको ऐसे चला दूं, जैसे आप ही पर मैं चला देता हूं, ठीक है, चला दिया, देखो अभी चला दिया, अभी चलाया तो क्या होगा, अगर ये यहां पर परफ्यूम रहता, मैंने इसको ऐसे चला दिया, ऐसे चला दिया, ठीक है, ऐसे चला दिया, तो परफ्यूम क्या इस पूरे घर में, इस पूरे रूम में फैल जाएगा ना। तो अब बताओ, वॉल्यूम तो पहले इसका इतना ही था, इसका आयतन जो है पहले इतना ही था, लेकिन मैंने इसको भी ऐसे मारा तो पूरे घर में फैल गया ना। तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, अब ये पूरा वॉल्यूम को कवर कर लेंगे, इस पूरे रूम को कवर कर लेंगे। तो इसका वॉल्यूम अब पूरा रूम हो गया ना, तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया, पहले तो वॉल्यूम इतना ही था, लेकिन अब पूरे रूम में इस बिखर गया है, पूरे रूम में उसका जो है कण एकदम बिखर गया है, तो वॉल्यूम पूरा रूम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इससे ये पता चला जो गैसेस होते हैं ना, गैसेस, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जैसे आपको मैं बता दूं, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि कोई भी गैस को आप अगर 1 लीटर के वॉल्यूम में रखो तो उसका जो है 1 लीटर जैसा वॉल्यूम हो जाएगा। 2 लीटर में रखो और वही गैस को 2 लीटर वाले कंटेनर में रखो तो उसका वॉल्यूम 2 लीटर जैसा हो जाएगा। फिर वही, मैं क्या बोला, फिर वही गैस को तुम 3 लीटर वाले वॉल्यूम में रखो, मतलब वॉल्यूम वाले कंटेनर में रखो तो उसका वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगा। तो भाई गैसेस का ना वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर वाला वॉल्यूम वो ले लेगा। अगर 10 लीटर वाले कंटेनर में रखोगे तो वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखो। क्या क्या इधर से गिर रहा भाई, समझ में आया। और इसका शेप भी फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में रखो उसका शेप ले लेता है। ठीक है, तो गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना ही शेप फिक्स है, इस बात को समझ लो। अच्छा, प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, देखो मैं इसको बताता हूं। पहला नंबर, प्लाज्मा स्टेट को अगर हम परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो मैं इसमें लिखना चाहूंगा इट एग्जिस्ट इन extremely high temperature in which gases are ionized in it। देखो भाई, अगर आपको प्लाज्मा स्टेट समझ नहीं आया होगा तो टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, टेंशन मेरे को दे दीजिए, क्योंकि मेरे को समझाना टेंशन है। ठीक है, आपको मैं समझा के ही दम मानूंगा, इस बात की गारंटी में ले रहा हूं। प्लाज्मा स्टेट अगर आपको इससे पहले समझ नहीं आया था तो मैं आपको बता देता हूं प्लाज्मा स्टेट होता क्या है। कि देखिए, प्लाज्मा स्टेट पहला नंबर तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं मिलेगा। अगर आपको प्लाज्मा स्टेट को देखना है या अनुभव करना है तो आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा, 3000, 4000, 5000 डिग्री टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब जाके ये प्लाज्मा स्टेट आपको देखने को मिलेगा। और क्या होता है प्लाज्मा स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि जो गैसेस होते हैं ना वो आयोनाइज्ड रूप में मिलते हैं। क्या होते हैं, आयोनाइज्ड रूप में रहते हैं। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, ये प्लाज्मा स्टेट में जो आपके गैसेस होते हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आयोनाइज्ड का मतलब जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स जब निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन जब किसी के अंदर आ जाता है तो वो जो है आयोनाइज्ड हो जाता है। जैसे यहां पर प्लाज्मा स्टेट में आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, ब्यूटीफुल एग्जांपल आपको याद रहेगा, दैट इज हमारा क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस में देखो, आपको मैं बता दूं, यहां पे देखो ये क्लोरीन है। अब देखो, आपको पता होगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कि देना चाहता है, लेना चाहता है। लेकिन अगर आप क्लोरीन गैस में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, अगर क्लोरीन में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, Cl पॉजिटिव बन जाएगा, बनेगा ना, जो कि भाई बहुत ही असंभव है।
क्लोरीन गैस से आपको क्लोरीन निकालना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ऐसा कर दोगे तो आप प्लाज्मा स्टेट को पालोगे, क्योंकि ये करना ये नॉर्मल टेम्परेचर में पॉसिबल ही नहीं है। 4000 5000 डिग्री टेम्परेचर करोगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, चलो भाई मैं एक बार और देख लूं। हाँ चलिए, तो यहां पर जो क्लोरीन जो आपको रखना है ये गैसियस स्टेट में रखना है और ये गैसियस स्टेट में ही रहेगा, लेकिन यहां पर जो Cl पॉजिटिव देखे आप ये आयोनाइज्ड है। ये क्या है? अभी आयोनाइज्ड है और ये है आपका प्लाज्मा स्टेट। अगर आप क्लोरीन गैस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लेकिन यहां पर ये जो है नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर दोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा तभी ऐसा होगा, और तब आपको प्लाज्मा स्टेट मिलेगा। और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में मिलता है। जहां पर मैं आपको बात करता हूं, अगर हाइड्रोजन बॉम्ब कहीं पे विस्फोट होता है ना, तो वहां का टेम्परेचर 4000 5000 डिग्री रहता है उस समय में, जिस समय विस्फोट होता है, तो एट दैट टाइम आपको वहां पर प्लाज्मा स्टेट मिलेगा उतने टेम्परेचर में। जैसे जो हमारा सूर्य है ना, सन का जो है सरफेस का टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस, वहां पर आपको प्लाज्मा स्टेट मिलेगा। क्या बोला मैं? सन का जो सरफेस है ना, वहां पर आपको 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा और वहां पर आपको प्लाज्मा स्टेट मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में ये मिलता है। नेक्स्ट है हमारा बीईसी, जिसको हम बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट भी बोलते हैं। ये कैसे हम लोग करेंगे? देखो भाई, ये हमारा जो है स्टेट, मतलब ये हमारे मैटर का ऐसा स्टेट है जो बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर मिलता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में आपको मिलेगा। ये बहुत ही ठंडा जगह जहां पर रहेगा वहां पर ये आपको बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट मिलेगा, जो कि इसके बारे में ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसी तीनों के बारे में हमको क्लास 11th और 12th में बात करनी है। बाकी हमारा प्लाज्मा स्टेट और बीईसी हमारे सिलेबस से पूरा बाहर है। 12th से जब आप एमएससी वगैरह करोगे तब ये सब चीज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये था कुछ चीज के बारे में, जिसमें आपको मैं एक और छोटी छोटी बात बता दूं कि सॉलिड में जो हमारा जो अट्रैक्शन होता है, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स में, या जो उसके एटम्स होते हैं उसमें जो अट्रैक्शन होता है सॉलिड में ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना। सॉलिड जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखो ये है सॉलिड, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, देख रहे हो किस तरह से ये अरेंज है एक दूसरे से। तो सॉलिड इसी तरह से होते हैं, है ना। टाइम लगेगा लेकिन भाई आपको बढ़िया से समझाऊंगा भाई। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए। लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ इस ढंग से होते हैं, देख लो कुछ इस ढंग से लिक्विड के पार्टिकल्स हो गए, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और गैसेस के पार्टिकल्स तो क्या ही बताए, ये तो भाई अपने में मौज मस्ती कर रहा होता है। ये है गैसेस के पार्टिकल्स। ठीक है, अब आप यहां पे गौर करो, यहां पर जो है ना, यहां पर जो दो पार्टिकल्स में यहां पर अगर निकाल दूं, यहां पे देखो ये दोनों को मैं निकाल देता हूं, ये रहा ये। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है कि नहीं? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो दो एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो हमारे जो सॉलिड होते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं, वो ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जो दो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है दो, उसके बीच में जो है फोर्स जो है ना ज्यादा लग रहा होता है, जिसके वजह से वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। लिक्विड में क्या होता है? थोड़े दूर दूर होते हैं, इसीलिए फोर्स जो है थोड़ा कम लगता है एज कंपेयर टू हमारे सॉलिड, लेकिन उतना भी कम नहीं। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो है इसको हम ऐसे ही डाल देते हैं तो फर्श पे भी पिघल जाता है, मतलब फर्श पे ही जो है क्या होने लगता है? बहने लगता है। आप कभी भी देखे हो सॉलिड बहता है? सॉलिड कभी बह सकता है? आप ये मेरे को बताओ, सॉलिड कभी भी बह सकता है? आपने ऐसा सुना है कि घर बह गया, सॉलिड बह गया, लोहा बह गया? नहीं बहता है ना। लेकिन आप ये सुने होंगे कि पानी बह रहा है। ठीक है, तो ये बहता क्यों है? क्योंकि इसमें जो है ना एटम्स थोड़े दूर दूर होते हैं और इसके फोर्स जो है ना, इस दो एटम्स के बीच में फोर्स जो है सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम लगता है, ये बात है। फिर हमारा गैसेस आ गया तो ये तो बहुत ज्यादा दूर दूर है। ठीक है, तो ये आप समझ गो। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, फोर्स जो है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो है गैसेस में फोर्स होते हैं दो एटम्स के बीच में।
ठीक है, चलो ये था हमारा, इसको नोट कर लो भाई फटाफट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, क्योंकि आज हम लंबा क्लास नहीं रखेंगे, एकदम छोटा ही क्लास रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, वाटर लेता हूं मैं, और ये वाटर सॉलिड फॉर्म में लूंगा, जो कि हमारा आइस होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद मैं लूंगा फिर से वाटर जो हमारा लिक्विड स्टेट में होगा। मैं फिर से वाटर लूंगा गैसियस स्टेट में, जिसको हम वेपर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाटर, नॉर्मल वाटर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लिक्विड स्टेट में ही होता है। और ये हमारा वाटर वेपर, दैट इज हमारा वाटर वेपर। अब देखिए, ये यहां से जो है क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप, ये हमारा आइस है जो कि लिक्विड अभी सॉलिड स्टेट में है, और ये आइस से आप अगर लिक्विड पाना चाहते हो, यानी आप सॉलिड से लिक्विड जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर आपको, सुन लो भाई मेरी बात को ध्यान से, अगर आपको आइस से यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, ये बर्फ पिघलेगा और लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। एक और तरीका कर सकते हो, नहीं तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दो, नहीं तो प्रेशर को घटा दो। प्रेशर घटाओगे तो वो ऑटोमेटिक जो है लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। फिर अगर आप इस लिक्विड स्टेट में आने के बाद अगर आप गैसियस स्टेट में इसको ले जाना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे और प्रेशर को घटा दोगे। सिंपल सी बात है। तो आप एकदम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ गए वाटर वेपर के पास। सिमिलरली आप ये देखो, फिर यहां से आप यहां भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आज छोटा ही क्लास रखेंगे। आज तो एकदम आपको बताने के लिए आया था कि आपसे क्लास 11th की स्टार्ट हो गई है और 12th की भी केमिस्ट्री की। ठीक है, हमारे अंकित सर भी अब आपको पढ़ाने वाले हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब देखिए, ये H2O जो है वो गैसियस स्टेट में है। यहां पर गैसियस स्टेट में अभी वाटर वेपर में, अगर आप गैस से लिक्विड में आना चाहते हैं, यानी गैस से डायरेक्ट आपको लिक्विड में जल चाहिए, क्योंकि यहां पर गैस है, वाटर वेपर है, और वाटर वेपर से आपको लिक्विड में चाहिए, पानी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, उल्टा कर दो। अब आप टेम्परेचर को गिरा दो, यानी आप इसको वाष्प को ठंडा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वाष्प को आप ठंडा करेंगे, वो उतना ज्यादा पानी बनता जाएगा। और एक और काम कर सकते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा दीजिएगा, तो भी हमारा जो है वाटर वेपर से लिक्विड में आप आ सकते हैं। फिर अगर आप लिक्विड को फिर बर्फ में करना चाहेंगे, तो फिर वही काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा भाई बताओ, आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा। आप यहां पर टेम्परेचर को डिक्रीज किए, तो यहां पर भी और टेम्परेचर को और गिरा दीजिए, टेम्परेचर को और गिरा दीजिए और प्रेशर को और बढ़ा दीजिए। मतलब, और या तो टेम्परेचर को घटा दीजिए या प्रेशर को बढ़ा दीजिए, दोनों में से कोई एक काम करना है, तब जाके आप लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाइएगा, फिर बर्फ बन जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। समझ में आया भाई, कोई प्रॉब्लम? तो इसको भी आप लोग नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, मैंने आपको जो बताया है, तो नोट कर लीजिए। और ये जो है महत्वपूर्ण है। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। वैसे पढ़ाना तो और चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, फिर आगे देखेंगे अपना लोग। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट करिए भाई आप लोग, ठीक है, फटाफट से। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल सब्सटेंसेस के केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये भाई हमारा क्या है, हमारा कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज हमारा एलिमेंट, ठीक है, व्हाट इज आयंस, व्हाट इज एटम्स, ये सब के बारे में कल हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम कल के ही वीडियो में जानने वाले हैं कि किसी भी आयंस में जो है निगेटिव रेडिकल्स में, या किसी भी आयंस में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, ये अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। फिर हम लोग मोल कंसेप्ट पर आगे बढ़ते चलेंगे और फिर बढ़िया से आपको पढ़ाते चलेंगे। और आप लोग जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आप तैयारी करते जाइए। और आज से क्लास 11th की क्लास स्टार्ट हो गई है और 12th की कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग जुड़ जाइए बढ़िया से, और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और जय हिंद।